Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 9th chapter in your geography book, Life in the Temperate Grassland, right? So open your geography book, page number 65. This is your chapter, Life in the Temperate Grassland. Just as a forest can be defined as the place where trees are the main type of vegetation, grassland can be defined as a region where grasses form the dominant type of plant life. देखो जिस तरीके से फॉरेस्ट की क्या पहचान होती है, किस तरीके से हम फॉरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो है मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होगी, ट्रीज होगी। मेन वनस्पति वहाँ पे क्या पाई जाएगी, जंगलों में पेड़। ठीक है, उसी तरीके से ग्रासलैंड में जो मेन वेजिटेशन पाई जाती है वो क्या होती है, ग्रास होती है, घास होती है। ग्रासलैंड्स मेक अप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। ठीक है, 1/4 क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट जो है कवर करते हैं सरफेस का ग्रासलैंड्स। द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक। जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं वो ग्रेटली किस बात पर डिपेंड करते हैं, किस तरीके का यहाँ का क्लाइमेट है और किस तरीके की सॉइल है। As climate play an important role in the formation of grasslands, it is generally used as a basis to divide the whole grassland into two broad categories. देखो जो क्लाइमेट है, क्योंकि देखो वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रासलैंड के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए जो है वर्ल्ड्स के ग्रासलैंड को जो है हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दोज दैट अकर इन द टेम्परेट रीजन एंड दोज दैट अकर इन द ट्रॉपिकल रीजन। पहला ग्रासलैंड जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आकर होगा, दूसरा जो कि ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन में। द प्रेरीज, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। देखो इस तरीके के जो ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, प्रेरीज। इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। जनरली ये क्या है, एक फ्लैट लैंड है या फिर जेंटली बहुत ही कम ढलान वाला एरिया या फिर हिली लैंड है। फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर्स वैली वुडलैंड्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, ज़्यादातर जो ये एरिया है इसमें क्या है, सिर्फ घास पाई जाती है, ट्रीलेस होते हैं यानी कि पेड़ नहीं होते हैं। बट जो जैसे जैसे आप फ्लैंकिंग रिवर्स के पास आप जैसे जैसे जाओगे वुडलैंड वहाँ पे आपको मिल सकती है। ठीक है, टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर्स हाइट डोमिनेट्स द लैंडस्केप। बहुत लंबी लंबी ग्रास जो है यहाँ पे मिलती है जनरली, जो कि 2 मीटर्स हाइट तक चली जाती है, वो ज़्यादातर यहाँ के लैंडस्केप में पाई जाती है। इट इज़ एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास। इसको क्या कहते हैं हम, सी ऑफ ग्रास कहते हैं, यानी कि ग्रास का समुद्र। The prairies are bounded by the Rocky Mountains in the west and the Great Lakes in the east. अब जो ये prairies हैं इनके चारों तरफ क्या है, देखो रॉकी माउंटेन्स हैं, रॉकी माउंटेन्स आपने पढ़ा हुआ है, वेस्ट में है ये, और ग्रेट लेक्स जो है ईस्ट में है। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यू कैन सी दैट द prairies cover part of United States of America and parts of Canada. In the USA, the area is drained by the tributaries of Mississippi and the Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan rivers। ये सारे जो रिवर्स हैं इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इन दोनों रिवर्स की, वो इस एरिया को ड्रेन करती हैं। क्लाइमेट, being located in the heart of a continent, the climate of the region the climate is continental type with extreme temperatures। क्योंकि ये देखो एक कॉन्टिनेंट के बिल्कुल हार्ट में है, देखो प्रेरीज क्या है, बिल्कुल बीच में है। यहाँ पे देखो आप, ये है प्रेरीज, बीच वाला एरिया, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट में है, बीच में है, इसलिए यहाँ पे जो है क्लाइमेट जो है कॉन्टिनेंटल टाइप का पाया जाता है, जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। द समर्स आर वार्म विद टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समर्स में 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, वाइल इन विंटर्स -20 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन
पैग कैनेडा -20 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर यहाँ का चला जाता है। इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन। विंटर्स में क्या होता है, एक बहुत ही मोटा जो है एक कंबल की तरह स्नो जो है यहाँ पे प्लेन एरिया पे कवर हो जाती है। द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट, बारिश जो है मॉडरेट है। एंड इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास, और मॉडरेट जो रेनफॉल होता है वो आइडियल होता है ग्रासलैंड के लिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर्स अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज हियर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ साउथ की कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, इसलिए यहाँ पे चिनूक नाम की जो विंड है वो ब्लो होती है। फ्लोरा एंड फौना, प्रेरीज आर पर्टिकुलरली ट्रीलेस। अब बार बार हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, ग्रासलैंड है इसका मतलब पेड़ नहीं है यहाँ पे। Where water is available, trees such as willows, alders and poplars grow। ठीक है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पे ये सारे ट्रीज होते हैं। Places that receive rainfall of over 50 सेंटीमीटर are suitable for farming as the soil is fertile। ऐसी जगह जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है वो फार्मिंग के लिए सुटेबल होती है, क्योंकि ऐसी लैंड जो है फर्टाइल होती हैं। दो द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मेज, ज़्यादातर जो इस यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो मेज है। अदर क्रॉप्स क्या क्या हैं, इंक्लूडिंग पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फाल्फा इज ऑल्सो ग्रोन। Areas where rainfall is very little or unreliable, grasses are short and sparse। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे घास छोटी है और स्पेयर्स है, यानी कि बिल्कुल लगातार नहीं है, स्पेयर्स है, कहीं कहीं पर है। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग। अब ऐसे जो एरिया है वो पशुओं को चराने के लिए ज़्यादा सुटेबल है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंजेस, जो बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म्स होते हैं उनको रेंजेस कहते हैं। आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज, और इनकी देखभाल कौन करते हैं, इस तरीके के स्टडी मैन्स होते हैं जिनको काउबॉयज कहा जाता है। बाइसन, बाइसन ये होता है, देखो Bison or the American buffalo is the most important animal of this region. It nearly got extinct due to its इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, क्योंकि देखो लगातार इस बाइसन की जो है हंटिंग की जाती है, शिकार किया जा रहा है, इसलिए जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त होने की कगार पे है। एंड इज़ नाउ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। ठीक है, और अभी ये एक कौन सी स्पीशीज बन चुकी है, प्रोटेक्टेड स्पीशीज बन चुकी है। द अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, कोयटीज, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग। पीपल, द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। इस एरिया के जो पीपल हैं इस रीजन के वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। They have successfully harnessed technology to utilize their rich natural resources। इन लोगों ने देखो बहुत ही सक्सेसफुली लोकल मतलब टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया है ताकि जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनको फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। टू टाइप ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द यूएसए एंड द कनाडा, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। वर्ल्ड की जो है दो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए और चाइना, यूएसए और कनाडा सॉरी, दोनों ही जो है इसी रीजन में लोकेटेड हैं। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड कंबाइंस हैज़ मेड नॉर्थ अमेरिका सरप्लस फूड प्रोड्यूसर, क्योंकि यहाँ पे देखो खेती के कृषि के जो है बहुत ही साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए जो है नॉर्थ अमेरिका जो है सरप्लस फूड प्रोड्यूसर है, यानी कि एक्सेस में फूड प्रोड्यूस करता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी सरप्लस फूड प्रोड्यूस करता है। द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रैनरीज का मतलब होता है जो खाद्यान्न होता है, यानी कि जहाँ पे खाने गेहूँ को, अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा अनाज उगाया जाता है, सरप्लस होता है, इसलिए जो प्रेरीज होती हैं इनको ग्रैनरीज, वर्ल्ड का जो है भंडार घर है जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, ये भी बोला जाता है। ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर मेजर इंडस्ट्री, इसके अलावा डेयरी फार्मिंग भी यहाँ की एक मेजर इंडस्ट्री है। द डेयरी बेड्स एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो क्योंकि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी है और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छे से फ्लरिश करती हैं। Large mineral deposits, particularly coal and iron, and a good network of roads, railways, and canals
इन दिस रीजन हैव मेड इट द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। इसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत ही लार्ज मिनरल डिपॉजिट भी पाई जाती है, पर्टिकुलरली कोल और आयरन की, इसलिए और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा नेटवर्क है रोड्स का, रेलवेज का, कैनाल्स का, जिससे ये पूरा जो एरिया देखो खेती भी अच्छी होती है, आयरन और भी है, यानी कि कोल और आयरन इंडस्ट्री भी यहाँ पे अच्छी है। इसके अलावा रोड की फैसिलिटी है, रेलवे की फैसिलिटी है, नहरों की फैसिलिटी, ये सब बहुत अच्छी है। इस वजह से ये जो है बहुत ही जो है इंडस्ट्रियलाइज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज रीजन इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा जो है औद्योगिक रीजन है। द बेल्ट्स, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्ट्स। वेल्ट्स किसको बोलते हैं हम, जो साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं, इनको हम वेल्ट्स कहते हैं। ये एरिया है देखो, ये वाला एरिया वेल्ट का, ये साउथ अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे है ये वेल्स। वेल्स आर रोलिंग प्लेट्यूज। वेल्स क्या है, रोलिंग प्लेट्यूज है विद वेरिंग हाइट्स, अलग अलग हाइट है, रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर्स टू 1100 मीटर्स। इट इज़ बाउंड बाय ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट, ईस्ट में इसके ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है। टू इट्स वेस्ट लाइक द कलहारी डेजर्ट, वेस्ट में क्या है इसके कलहारी डेजर्ट्स है। On the northeastern part, high velds are located that attain a height of more than 1600 meter in some places. Look at the map of Africa. Name the countries that are covered by velds. देखो कौन कौन सी countries हैं यहाँ पे, जोहान्सबर्ग है, किम्बरी है, प्रेटोरिया है, ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो है, ड्रैकन्सबर्ग है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी कंट्रीज कवर होती हैं किसमें, वेल्ट्स में। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन, ये दोनों रिवर्स जो है ड्रेन करती है इस रीजन को। क्लाइमेट, द वेल्ट्स हैव माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के इन्फ्लुएंस की वजह से देखो यहाँ पे सब क्या है, इंडियन ओशन है ना नीचे, इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जो है माइल्ड है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, सर्दियाँ जो है शुष्क और ठंडी होती है। टेम्परेचर्स वेरी बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, यहाँ पे जुलाई जो होता है सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म, गर्मियाँ जो होती हैं गर्म और छोटी होती हैं। जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर, जोहान्सबर्ग में जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। द वेल्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। अब देखो इनका समर मंथ कब से कब तक होता है, नवंबर से फरवरी, और इसी टाइम पे इनके जो है रेनफॉल होती है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट्स दैट वॉश द शोर्स ऑफ द वेल, शोर्स होता है जो समुद्र के जो किनारे हैं, जो वार्म ओशन करंट्स होता है वो वॉश करता है इस एरिया को, इसलिए मेनली जो है बारिश इस टाइम पे होती है। इफ़ द रेनफॉल इज कैंटी इन द विंटर्स मंथ फ्रॉम जून टिल जुलाई ड्रॉट में अगर देखो रेनफॉल स्कैंटी का मतलब है कम होगी विंटर मंथ में, विंटर मंथ कब से कब तक है इनका, जून से अगस्त तक का होता है। अगर रेनफॉल स्कैंटी होगी, कम होगी, तो क्या होगा, ड्रॉट में आकर सूखा पड़ सकता है यहाँ पे। फ्लोरा एंड फौना देख लेते हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्पेयर्स, ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप, वेजिटेशन बहुत ही कम है यहाँ पे, मेनली क्या है यहाँ पे ग्रास लैंड है। रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्ट्स, ठीक है, जो बुशी वेल्ट्स एरिया है वहाँ पे रेड ग्रास ग्रो होती है। इन द हाई वेल्ट्स एकेशिया एंड मरूला आर सीन टू बी ग्रोइंग। द एनिमल्स ऑफ द वेल्ट्स आर प्राइमरली लायंस, लेपर्ड्स एंड चीता एंड पुडू, ठीक है, ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। पीपल, वेल्ट्स आर नोन फॉर द कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग, मेनली जो है माइनिंग के लिए, खदानों के लिए जाना जाता है। जैसे ये देखो गोल्ड डायमंड माइन है यहाँ पे, और जो है कैटल रेयरिंग के लिए, पशुपालन के लिए जाना जाता है। द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रासेस डिस्पोजिंग बैरन सर्फेस, ज़्यादातर जो है बंजर भूमि है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है। हाउएवर वेयर द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन, हालांकि जहाँ पे भी लैंड फर्टाइल है वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं। द मेन क्रॉप्स आर मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, जो एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है दूसरी इंडस्ट्रीज में, उनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि टबैको, शुगर केन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। शिप रियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, शिप रियरिंग, ठीक है।
शिप इज़ ब्रेड मेनली फॉर वूल। शिप क्यों पाली जाती है यहाँ पे? वूल के लिए मेनली, एंड हैज़ गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन द वेल्स। और इसी से जो है यहाँ पे जो वूल इंडस्ट्री है वो बहुत ही ग्रो कर रही है। मेरिनो शिप इज़ अ पॉपुलर स्पीशीज एंड देयर वूल इज़ वेरी वार्म। जो मेरिनो शिप होती है वो यहाँ की बहुत ही पॉपुलर है, उसकी जो ऊन होती है, वूल होती है, वो बहुत ही गर्म होती है। डेयरी फार्मिंग इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग भी एक मेन ऑक्यूपेशन है। कैटल आर रेयर्ड इन वार्मर एंड वेटर रीजन्स एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर चीज आर प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। कैटल रेयरिंग भी जो है इन द वार्मर और वेटर रीजन में की जाती है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर है, चीज़ है, प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। द वेल्स हैव रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। इसके अलावा वेल्स में जो है बहुत ही रिच रिजर्व्स हैं मिनरल्स के। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन इज प्रेजेंट। देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ ग्रो करेगी? जहाँ पे आयरन और स्टील की और मिलेंगी। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। गोल्ड और डायमंड की माइनिंग करना यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जोहान्सबर्ग को किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। किम्बरले इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। ठीक है, किम्बरले जिसकी फोटो भी आपने देखी थी, ये अपनी डायमंड माइंस के लिए फेमस है। Mining of diamond and gold in South Africa led to the establishment of trade ties with Britain and gradually South Africa became a British colony। देखो माइनिंग डायमंड और गोल्ड की माइनिंग साउथ अफ्रीका में होने की वजह से इसने ट्रेड लिंक बनाए थे ब्रिटेन में और साउथ अफ्रीका में, और धीरे धीरे ये भी जो है जिस तरीके से भारत को उन्होंने व्यापार के थ्रू अपना गुलाम बना लिया था, यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका को इन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया था ब्रिटिशर्स ने। दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी एक अच्छा जो है यहाँ का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप पूरे चैप्टर जो अच्छे से स्टडी करके आएंगे।